नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। हिमालयी क्षेत्र के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर भरने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ किया। विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल यानी कोरल्स को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया। पोलर वॉर्टेक्स के कारण अमेरिका में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगी है। इंडिया एआई मिशन के तहत एक सलाहकार समूह ने एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश विकास पर रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। हिमालयी क्षेत्र के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। हिमालय दुनिया के भूगर्भीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। यहाँ कई बार अत्यंत प्रबल भूकंप आए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार हिमालयी क्षेत्र मुख्य रूप से भूकंपीय जोन 4 और भूकंपीय जोन 5 में आता है। इसमें भारत को 4 भूकंपीय जोन्स 5, 4, 3 और 2 में विभाजित किया गया है। इसमें से जोन 5 सबसे अधिक सक्रिय है, जबकि जोन 2 सबसे कम सक्रिय जोन है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। इसका पहला कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स का टेक्टोनिक टकराव। हिमालय भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स की अभिसारी सीमा पर स्थित है। इस सीमा पर भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है, जो समय समय पर भूकंप के रूप में प्रकट होता है। दूसरा है सक्रिय भ्रंश रेखाएं। इस क्षेत्र में अनेक भ्रंश प्रणालियां जैसे मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट और मुख्य सीमा थ्रस्ट आदि मौजूद हैं। अतः इन भ्रंशों के साथ अचानक भूगर्भीय हलचल के कारण भूकंप आते हैं। और तीसरा है युवा पर्वत श्रृंखला। हिमालय भूगर्भीय दृष्टि से युवा और संरचनात्मक रूप से अस्थिर हैं। इससे भूकंपीय गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। अब हिमालयी क्षेत्र में भूकंप के कारण घटित होने वाली घटनाएं भी जान लेते हैं। पहली है भूस्खलन और हिमस्खलन। खड़ी ढलानों के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है और जान माल की हानि होती है। इसके अलावा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स GLOFs। भूकंप हिमनदी झीलों को अस्थिर कर सकते हैं, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। टेक्टोनिक उत्थान और भ्रंश भी भूकंप के कारण घटित होते हैं। भूभाग में अचानक उत्थान और भ्रंश से पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव बस्तियां आदि प्रभावित होती हैं। और आखिरी है सांस्कृतिक विरासत का नुकसान पहुंचना। इस क्षेत्र में प्राचीन मठ, मंदिर और सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं, जिन्हें भूकंप के कारण नुकसान पहुंच सकता है। खबर के अंत में आगे की राह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है सख्त भवन निर्माण विनियम। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अवसंरचना को ऐसे डिजाइन किया जाए जो प्रबल भूकंपों को भी सह सके। दूसरा है क्षेत्रीय सहयोग। भूकंप का सामना करने और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हिमालयी क्षेत्र में स्थित देशों को ज्ञान, संसाधन और प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और अन्य सुझावों में अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करना, भूकंप के दौरान और बाद में सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनुसंधान एवं जोखिम मानचित्रण आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर भरने का निर्देश दिया। यह निर्देश अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघवाद में दायर जनहित याचिका यानी PIL के तहत दिया गया है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने में प्रगति नहीं हो रही है। खबर की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और निर्देश देख लेते हैं। पहला है केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 2 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। हालांकि CIC में 10 सूचना आयुक्त यानी IC के पद स्वीकृत हैं। दूसरा है राज्य सूचना आयुक्त। अधिकांश राज्यों ने राज्य सूचना आयोगों यानी SICs के लिए चयन प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं। हालांकि नियुक्तियों को पूरा करने के लिए स्पष्ट समय सीमा का अभाव है। इसी के साथ नियुक्तियों में विविधता की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2019 में अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सूचना आयुक्तों यानी ICs के पद पर केवल नौकरशाहों को ही नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त करना चाहिए। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देखें तो शीर्ष न्यायालय ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों को निर्देश दिया था कि सूचना आयुक्तों के चयन को पूरा करने और उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने के लिए एक विस्तृत समय सीमा प्रदान करनी चाहिए। हालांकि निष्क्रिय सूचना आयोगों के कारण उत्पन्न कुछ चिंताएं भी हैं।
जैसे सूचना आयोगों में रिक्तियों के कारण लंबित मामलों में वृद्धि। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल सूचना आयोग की मौजूदा स्थिति के अनुसार 2022 में दायर एक शिकायत को हल करने में 24 साल लग सकते हैं तथा सक्रिय प्रकटीकरण में गिरावट दर्ज की गई है। कुल आरटीआई आवेदनों के 44% आवेदन ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनकी जानकारी का आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सक्रिय रूप से खुलासा किया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे खुलासों में गिरावट दर्ज की गई है। इनके अलावा आयोग का निष्क्रिय रहना भी एक मुख्य चिंता है। कुछ राज्य सूचना आयोग जैसे त्रिपुरा और झारखंड के आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। इन आयोगों की निष्क्रियता के कारण लंबित मामलों को नहीं निपटाया जा रहा है। खबर के अंत में आरटीआई से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय को भी जान लेते हैं। सबसे पहले है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004 वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने आगे आरटीआई अधिनियम के लिए आधार का काम किया था। दूसरा है सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम कार्मिक विभाग 2010 वाद। इस वाद में शीर्ष न्यायालय ने सुस्पष्ट किया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का कार्यालय भी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आता है। और आखिर में नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद 2012। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सूचना आयोग एक न्यायालय के समान अर्ध न्यायिक कार्यों वाले अधिकरण है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोल का शुभारंभ भारत की कानून प्रवर्तन क्षमताओं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपराधों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। इस पोर्टल का प्रबंधन सीबीआई द्वारा किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ही भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी नई दिल्ली के रूप में कार्य करती है। चलिए सबसे पहले भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल जानते हैं। पहला है कनेक्ट। सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के एनसीबी नई दिल्ली के विस्तार के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है इंटरपोल नोटिस। भारत एवं विश्व में कहीं भी अपराधियों को तेजी से लोकेट करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर एक व्यवस्था प्रदान करता है। तीसरा है संदर्भ। विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना और प्रदान करना सरल बनाता है। ब्रॉडकास्ट को देखें तो 195 देशों से सहायता के लिए अनुरोध ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे। और आखिरी मॉड्यूल है संसाधन। दस्तावेजों के आदान प्रदान और प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण पहलों को सुगम बनाता है। अब इसके संभावित लाभ भी जान लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच अनुरोधों को संभालने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही केंद्रीय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बेहतर बनाएगा तथा साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते खतरे का समाधान करेगा। इसके अलावा अपराध नियंत्रण को समझें तो इंटरपोल डेटाबेस तक पहुंच से अधिकारी डेटा का विश्लेषण करने, अपराध रोकथाम रणनीति विकसित करने और अपराधियों को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम होंगे। इससे सजायाफ्ता अपराधियों की विदेशों से भारत में प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। खबर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इंटरपोल विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इसके 196 देश सदस्य हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक सहयोग को सुगम बनाना है। और इसके प्रमुख कार्य रेड नोटिस जैसे अलर्ट जारी करना, आपराधिक गतिविधियों पर डेटाबेस बनाए रखना, सदस्य देशों को प्रशिक्षण, संसाधन आदि के साथ सहायता प्रदान करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व के पहले क्रायोबॉन्ड बेबी प्रवाल यानी कोरल्स को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया। प्रवाल संरक्षण एवं पुनर्बहाली के संदर्भ में यह अभूतपूर्व उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है। चलिए सबसे पहले क्रायोबॉन्ड कोरल के बारे में जान लेते हैं। क्रायोबॉन्ड कोरल को क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसमें प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों को बहुत कम तापमान पर फ्रीज किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस में प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों में पानी भरा होता है जो फ्रीजिंग पर हानिकारक बर्फ के क्रिस्टल बनाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक में फ्रीजिंग के दौरान कोशिकाओं से पानी निकालने और बर्फ के पिघलने पर प्रवाल की कोशिका संरचनाओं को सहारा देने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आइए इस सफलता का महत्व देखते हैं।
सबसे पहले है जलवायु परिवर्तन का सामना करना। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम लाखों प्रवालों को रीफ में जोड़ना है। दूसरा है चयनात्मक प्रजनन यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग, अर्थात प्रवाल की प्राकृतिक रूप से प्रजनन अवधि काफी लघु होती है। ये साल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं। अतः क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग करके प्रवाल के अंडाणु यानी अंडे और शुक्राणु यानी स्पर्म्स को संरक्षित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में साल के किसी भी समय प्रवाल की पुनर्बहाली करने संबंधी प्रयासों में उनका उपयोग किया जा सके। आपको बता दें कि यह तकनीक शोधकर्ताओं के लिए चयनात्मक प्रजनन और प्रजनन के लिए प्रवाल कॉलोनियों का कई बार उपयोग करना संभव बनाती है। आइए अब प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के बारे में भी जान लेते हैं। प्रवाल एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आने वाले अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं। एंथोजोआ वर्ग फाइलम नाइडेरिया के तहत आता है। आपको बता दें कि प्रवाल अत्यंत छोटे जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ये पॉलिप्स कॉलोनियों के माध्यम से भित्ति का निर्माण करते हैं। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर से बने एक कठोर कंकाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं। ये पोषण के लिए सहजीवी शैवाल जूजेंथेले पर निर्भर रहते हैं। इसके वितरण को देखें तो ये मुख्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उथले जल में पाए जाते हैं। 16 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए सर्वोत्तम होता है। इस कारण ये प्रवाल भित्तियां ऐसे जल में विकसित होती हैं जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पहुंचता है। वहीं इसकी गहराई की बात करें तो प्रवाल भित्तियां आमतौर पर 50 मीटर से कम गहराई पर विकसित होती हैं, जहां अधिक प्रकाश पहुंचता है। आगे बढ़ने से पहले प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु शुरू की गई पहले देखते हैं। भारत द्वारा शुरू की गई पहले जाने तो सबसे पहले है आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों पर राष्ट्रीय समिति 1986। यह समिति प्रवाल संरक्षण पर सलाह देती है। दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो निर्माण कार्यों के लिए प्रवाल और रेत के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। और तीसरा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI, ये प्रवाल भित्तियों की पुनर्स्थापना के लिए बायोरॉक या मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इसी के साथ वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले देखें तो CITES या साइट्स ने प्रवालों के व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रवाल प्रजातियों को परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया है तथा विश्व धरोहर अभिसमय प्रवाल भित्ति स्थलों को संरक्षण के लिए नामित करता है। और आखिर में विश्व के सबसे बड़े फ्रोजन कोरल भंडारण की बात करें तो टारोंगा क्रायोडाइवर्सिटी बैंक में 32 प्रवाल प्रजातियों के खरबों स्पर्म्स संग्रहित हैं, जिन्हें 2011 से प्रतिवर्ष एकत्र किया जा रहा है। हालांकि प्रवाल भित्तियों के समक्ष कुछ खतरे भी हैं, जैसे जलवायु का गर्म होना, तापमान में वृद्धि समुद्री जीवन को प्रभावित कर रही है तथा कोरल खनन यानी विनिर्माण कार्यों के लिए कोरल का निष्कर्षण और एक्वेरियम का व्यापार, जिसमें घरेलू एक्वेरियम के लिए कोरल का संग्रह किया जाता है। इनके अलावा प्रदूषण को देखें तो समुद्र में पहुंचने वाले प्रदूषक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ महासागरीय अम्लीकरण एक महत्वपूर्ण खतरा है, जिसके अंतर्गत CO2 में वृद्धि से प्रवालों का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है तथा मछली पकड़ने की विनाशकारी प्रथाएं एवं प्रवालों के पर्यावासों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां व अत्यधिक मछली पकड़ने से मछलियों की आबादी में कमी होती है, जिससे समुद्री जीव संतुलन बिगड़ रहा है। पोलर वॉर्टेक्स के कारण अमेरिका में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगी है। पोलर वॉर्टेक्स के दक्षिण दिशा में प्रसार के कारण आर्कटिक ब्लास्ट हुआ है। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या है। ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज संचरण करता हुआ निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है शोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर कि धरातल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की सबसे निचली परत में निर्मित होते हैं। दूसरा है समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर कि धरातल से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। शोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित नहीं होते हैं और शरद ऋतु के दौरान ये अत्यधिक प्रचंड हो जाते हैं। अब ध्रुवीय भंवर के प्रभाव भी जान लेते हैं। पहला है आर्कटिक ब्लास्ट। ध्रुवीय भंवर में व्यवधान के कारण अमेरिका में ठंडी हवा का अचानक और तीव्र प्रसार होने लगता है।
आमतौर पर ध्रुवीय भंवर ठंडी हवा को आर्कटिक क्षेत्र तक ही सीमित रखता है। दूसरा है चरम मौसमी घटनाएं। कमजोर ध्रुवीय भंवर के कारण जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर सरक सकती है। इससे आर्कटिक की ठंडी हवा का प्रसार निचले अक्षांशों तक हो जाता है। इसके कारण चरम मौसमी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तीसरा है ओजोन क्षरण। ध्रुवीय भंवर के भीतर मौजूद ठंडी हवा विशेष रूप से अंटार्कटिका में ओजोन के क्षरण को तेज करती है। इससे ओजोन छिद्र बन सकता है। और आखिरी है भारत पर प्रभाव। कमजोर ध्रुवीय भंवर के परिणाम स्वरूप अधिक पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इससे पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होती है और उत्तरी भारत में तापमान काफी गिर जाता है। चलिए आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत एक सलाहकार समूह ने एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश विकास पर रिपोर्ट जारी की। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाले सलाहकार समूह के मार्गदर्शन में एआई गवर्नेंस और दिशा निर्देश विकास पर एक उप समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एआई गवर्नेंस के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करना है। चलिए सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई गवर्नेंस के बारे में जान लेते हैं। एआई गवर्नेंस में उन प्रक्रियाओं, मानकों और सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एआई प्रणालियां एवं साधन सुरक्षित व नैतिक रूप से काम करें। इससे मानवाधिकारों का सम्मान तथा निष्पक्षता बनी रहेगी। इस रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे भी जान लेते हैं। पहला है डीप फेक और दुर्भावनापूर्ण कंटेंट। इनसे निपटने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने में आ रही बाधाओं के कारण एआई जनित हानिकारक कंटेंट को हटाने में दिक्कत होती है। दूसरा है साइबर सुरक्षा। मौजूदा कानून एआई से संबंधित साइबर अपराधों पर लागू होते हैं, लेकिन उभरते खतरों से निपटने के लिए उन्हें मजबूत और प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। तीसरा, बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर। कॉपीराइट वाले डेटा का एआई द्वारा उपयोग उल्लंघन और जवाबदेही संबंधी मुद्दों को जन्म देता है। ऐसा इस कारण क्योंकि मौजूदा कानून एआई जनित कंटेंट को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं। और आखिर में है एआई आधारित पूर्वाग्रह और भेदभाव। एआई पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद भेदभाव का पता लगाना और उसका समाधान करना कठिन हो जाता है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। पहली है अंतर मंत्रालयी एआई समन्वय समिति का गठन करना। इसका उद्देश्य अलग अलग मंत्रालयों एवं विनियामकों के बीच एआई गवर्नेंस को लेकर समन्वय स्थापित करना होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई, सेबी तथा अन्य क्षेत्रीय विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा तकनीकी सचिवालय का गठन करना चाहिए। इसका गठन एआई समन्वय समिति के लिए एक तकनीकी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करने हेतु किया जाना चाहिए। इनके अलावा तकनीकी कानूनी उपायों का लाभ उठाना, डीप फेक से निपटने के लिए वाटरमार्किंग और कंटेंट की उत्पत्ति जैसे तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जाना चाहिए और एआई जनित घटनाओं का डेटाबेस को निर्मित करना, जिसके अंतर्गत वास्तविक दशाओं के एआई संबंधित जोखिमों और नुकसानों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए आपकी जानकारी के लिए इंडिया एआई मिशन के बारे में जानते हैं। इसे 2024 में 10,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 7 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से एक मजबूत एआई इकोसिस्टम बनाना है। इन स्तंभों में एआई कंप्यूटर क्षमता, भविष्य संबंधी कौशल, सुरक्षित व विश्वसनीय एआई, स्टार्टअप, वित्त पोषण आदि शामिल है तथा इसका फोकस एआई की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, डेटा की गुणवत्ता को सुधारना और नैतिक एआई विकास सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि एआई गवर्नेंस के 8 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है पारदर्शिता। एआई प्रणालियां अपने विकास की प्रक्रिया, क्षमताओं और सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। दूसरा, जवाबदेही। डेवलपर्स और डिप्लॉयर्स को एआई के परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तीसरा है सुरक्षा, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता, जिसके तहत एआई प्रणालियां जोखिमों, त्रुटियों व दुरुपयोगों के खिलाफ प्रतिरोधक होनी चाहिए। इसी के साथ निजता और सुरक्षा। एआई प्रणालियों द्वारा सुरक्षा कानूनों का पालन करना होगा तथा निष्पक्षता और भेदभाव रहित होना। एआई प्रणालियों को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए तथा समावेशिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा है मानवीय मूल्यों को महत्व देना। एआई प्रणालियों को मानव निरीक्षण और नैतिक सरोकार का सम्मान करना चाहिए तथा समावेशी और संधारणीय नवाचार। एआई द्वारा लाभों का समान रूप से साझाकरण करना चाहिए। और आखिर में है डिजिटल गवर्नेंस, जिसके अंतर्गत प्रभावी गवर्नेंस और अनुपालन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे घाना की, जिसकी राजधानी है अकरा। हाल ही में जॉन महामा ने तीसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। यह गिनी की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। 1957 में स्वतंत्रता से पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थलीय सीमा देखें तो इसके उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और पश्चिम में कोटे डी आइवर स्थित है तथा इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में अटलांटिक महासागर से लगती है। वहीं इसके दक्षिण में गिनी की खाड़ी स्थित है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इस देश की जलवायु की बात करें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। घाना में आर्द्र और शुष्क 2 प्रकार का मौसम पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अफादजा है, जो अक्वापिम टोगो पर्वतमाला का हिस्सा है। घाना की प्रमुख नदियों में वोल्टा, ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, प्रा, तानो आदि शामिल हैं। घाना स्वर्ण और कोको जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। आईटीबीपी ने सुरक्षा और कार्रवाई संबंधी तत्परता बढ़ाने के लिए 33 सीमा चौकियों को भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब स्थानांतरित कर दिया है। आपको बता दें कि आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। भारत की तटरेखा की लंबाई को 1970 में 7,516 किलोमीटर से बढ़ाकर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर कर दी गई है। यह पिछले 53 वर्षों में 48% की वृद्धि को दर्शाता है। कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी खाद पुल के पूरा होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता का शुभारंभ किया है। भाषिनी परियोजना के माध्यम से ई श्रम पोर्टल को उन्नत किया गया है। GEAPP और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA ने उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन हेतु $100 मिलियन का कोष स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने कांडला बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की। आपको बता दें कि कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।